नमस्कार, लोकतंत्र देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। लोकतंत्र में आज हम बात करेंगे कृषि कानून को लेकर गैर बीजेपी राज्यों और केंद्र में कोहराम की। बात करेंगे क्या केंद्र के कानून पर अध्यादेश लाएगी राज्य सरकार। कृषि कानून को लेकर संसद में जो कृषि कानून है वो पास हो चुका है, राष्ट्रपति ने मोहर लगाई है। उसके बाद भी देश में कोहराम मचा हुआ है। किसान सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं और सियासी पार्टियां सियासी रोटियां सेक रही है। इस सियासत में किसान उलझा हुआ है, अन्नदाता काम छोड़कर आंदोलन में उलझा हुआ है। किसान बिल को सियासी पार्टियां भी हवा दे रही है। कानून पर किसानों के साथ साथ विपक्षी पार्टियों का भी विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। जहां एक तरफ प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस इसे लेकर सड़कों पर है, तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए के सहयोगी इसके खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी कांग्रेस शासित राज्यों से कहा है कि केंद्र के कृषि विधेयकों को खारिज करने के लिए कानून पर विचार करें, यानी केंद्र के कानून को पलटने की कोशिश हो रही है। एक तरफ ये जहां अधिकारों में हस्तक्षेप करने की कोशिश हो रही है, तो वहीं केंद्र और राज्यों के बीच कानून को लेकर कलह शुरू हो चुकी है। केंद्र के उस कानून में बदलाव की कोशिश हो रही है जिसे राष्ट्रपति ने मोहर लगाई थी। ऐसे में सवाल है कि जब केंद्र और राज्यों के बीच कानून लागू करने में ऐसे ही तकरार होंगे तो कैसे जनता का भला होगा। केंद्र के कानून को लागू करने में इतना ऐतराज क्यों, पहले इस रिपोर्ट को देखते हैं, उसके बाद चर्चा पर आएंगे। जब से देश में कृषि कानून बना है, तब से देश के कई हिस्सों में किसानों का आंदोलन जारी है। किसान सरकार के इस कानून को काला कानून बता रहे हैं, जबकि केंद्र सरकार इस कानून को ऐतिहासिक बता रही है। सरकार कह रही है कि इस कानून से किसानों को फायदा होगा, लेकिन किसान कह रहे हैं कि इस कानून से उन्हें काफी नुकसान होगा। किसान कई दिनों से पटरियों पर आंदोलन कर रहे हैं, सड़कों पर संग्राम कर रहे हैं, लेकिन सरकार झुकने को तैयार नहीं है। किसान के इस आंदोलन में कई संगठन शामिल हैं। कई सियासी पार्टियां इस कृषि कानून के विरोध में किसान के साथ खड़े हैं। कांग्रेस संसद से लेकर सड़क तक कृषि कानून का विरोध कर रही है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कृषि संबंधी कानूनों को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी पर करारा वार किया है। सोनिया ने महात्मा गांधी और जय जवान जय किसान का नारा बुलंद करने वाले लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी सरकार किसानों को खून के आंसू रुला रही है। सोनिया ने कहा कि आज देश के किसान और खेतों में काम करने वाले मजदूर कृषि विरोधी तीनों काले कानूनों के खिलाफ सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। अपना खून पसीना देकर देश के लिए अनाज उगाने वाला अन्नदाता किसान को मोदी सरकार खून के आंसू रुला रही है। आज देश के प्रधानमंत्री हमारे अन्नदाता किसानों पर घोर अन्याय कर रहे हैं, उनके साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। जो कानून किसानों के लिए बनाए गए, उनके बारे में उनसे सलाह मशविरा तक नहीं किया गया। अपना खून पसीना देकर देश के लिए अनाज उगाने वाले अन्नदाता किसान को मोदी सरकार खून के आंसू रुला रही है। कोरोना महामारी के दौरान हम सब ने सरकार से मांग की थी कि हर ज़रूरतमंद देशवासी को मुफ्त में अनाज मिलना चाहिए। तो क्या हमारे किसान भाइयों के बगैर यह संभव था कि हम करोड़ों लोगों के लिए 2 वक्त के भोजन का प्रबंध कर सकते थे। गांधी जयंती पर देश के किसान अपने हक के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं ने कृषि कानून को लेकर प्रदर्शन किया है। पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस कानून को काला कानून बताते हुए कहा है कि ये कानून किसान विरोधी है। किसानों पे जो काला कानून आया है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, समाजवादी पार्टी का उत्पीड़न हो रहा है, उनके नेताओं का उत्पीड़न हो रहा है। इन सभी मुद्दों को लेकर के गांधी प्रतिमा के नीचे 2 घंटे का मौन है। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में जो सरकार है वो गांधी जी को मानने वाली नहीं है। ये नाथूराम गोडसे के वंशज हैं जो सरकार में हैं। आज गांधी जी की हत्या उस समय नाथूराम गोडसे ने की थी और आज उनके मूल्यों, उनके सिद्धांतों, उनके विचारों की हत्या योगी सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। केंद्र सरकार ने कृषि कानून को लागू किया है, लेकिन इस कानून को लेकर कई राज्यों ने ऐतराज जताया है। कई राज्य सरकारें केंद्र के कानूनों में संशोधन करने या इन्हें लागू ही नहीं करने को लेकर
विचार विमर्श कर रही हैं। राजस्थान की गहलोत सरकार इस कानून के खिलाफ अध्यादेश लाने वाली है, यानी केंद्र के कानून को लागू करने में राज्य सरकारें आनाकानी करने लगी हैं। सोनिया गांधी का पत्र मिलने के बाद अब गहलोत सरकार केंद्रीय कृषि कानूनों में संशोधन के लिए रास्ते तलाश कर रही है। ये भी रास्ता तलाशा जा रहा है कि क्या इन्हें प्रदेश में लागू ही नहीं किया जा सकता है। गहलोत सरकार इन कानूनों में बदलाव के लिए अध्यादेश लाने की संभावना तलाश रही है। इसके लिए विधानसभा सत्र बुलाने पर भी विचार किया जा रहा है। विधानसभा में प्रस्ताव पारित कराया जा सकता है। गौरतलब है कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी कांग्रेस शासित राज्यों से कहा है कि केंद्र के कृषि विधेयकों को खारिज करने के लिए कानून पर विचार करें, यानी केंद्र के कानून का राज्य सरकार विरोध करेगी या खुद कानून बनाएगी। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। कई बार राज्य सरकारों ने केंद्र के कानून को अपने राज्यों में लागू नहीं करने की भी बात कही है। कई राज्यों ने सीबीआई टीम भेजे जाने का भी विरोध किया था। अब सवाल है कि जिस कानून पर संसद ने मुहर लगाई है, जिस कानून पर राष्ट्रपति ने मुहर लगाई है, उस कानून पर राज्य सरकारों का विरोध क्यों? क्या ऐसे विरोध से केंद्र और राज्य के रिश्तों में दरार नहीं आएगी? क्या ऐसा होने पर केंद्र और राज्य के अधिकारों का हनन नहीं होगा? क्या केंद्र के कानून का विरोध सिर्फ सियासत की वजह से हो रहा है? केंद्र के कानून को राज्यों में विरोध होने या नहीं लागू करने पर जनता का नुकसान नहीं होगा? ब्यूरो रिपोर्ट। दरअसल लोकतंत्र में आज हम बात करेंगे कृषि कानून को लेकर गैर बीजेपी राज्यों और केंद्र में मचे कोहराम की। बात करेंगे क्या कानून जो बन गया है, क्या केंद्र के कानून पर अध्यादेश लाएगी राज्य सरकारें? और कृषि कानून को संसद ने जब पास कर दिया है, राष्ट्रपति ने मुहर लगाई है, उसके बाद भी देश में आखिर कोहराम, ये कैसा कोहराम है? किसान सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं और सियासी पार्टियां सियासी रोटियां सेक रही है। इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। क्या राजनीतिक पार्टियों को वाकई किसानों की चिंता है या सिर्फ सियासत चमकाई जा रही है? खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। वीके शर्मा जी हमारे साथ है, नेता हैं बीजेपी के। शर्मा साहब, बहुत स्वागत है आपका। आप किसान मोर्चा के नेता हैं। अनुज यात्री जी हमारे साथ हैं। अनुज जी, बहुत स्वागत है, आप कांग्रेस के नेता हैं। और साथ ही विनोद आनंद जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, संस्थापक सदस्य है राष्ट्रीय किसान महासंघ के। बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल मेरा अनुज यात्री जी आपसे है। सर, एक ऐसा कानून जो केंद्र ने बनाया हो, लोकसभा में पास, राज्यसभा में पास, फिर राष्ट्रपति की मुहर, उसके बाद भी अभी सड़क से लेकर और तमाम राजनीतिक पार्टियों में कोहराम मचा हुआ है, क्यों? देखिए नेहा जी, एक हुकूमत के आधार पर संसद में, लोकसभा में कानून पारित करा के तो कानून का रूप है। राष्ट्रपति महोदय से रातों रात करा के जी, केवल लोकतंत्र में और देश में बहुमत होना ही एक कानून नहीं है। जनता की भावना भी, आप ये जनता के विरुद्ध कोई कानून बनाते हैं और बहुमत के आधार पर उसको पारित कर लेते हैं तो कुछ कार्य नहीं। आज ये बताइए, कोरोना काल चल रहा है, आज इस कृषि कहां से है? कि क्या अचानक एक आवश्यकता है? किसने ऐसा कानून, या ये पूंजी के तरफ से मांग है? निश्चित तौर पे किसान की तरफ से तो मांग थी नहीं। ये प्रधानमंत्री जी के पूंजीपति हैं, उनकी तरफ से मांग आई और उन्हीं को ही। अनुज जी, आपकी आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही है, एक बार फिर से आपसे कनेक्ट करने की हम कोशिश करते हैं। रुक करते हैं वीके शर्मा जी का। वीके शर्मा जी, सवाल इस बात को लेकर है कि सर, ये नौबत क्यों आने दी जा रही है कि सड़क से लेकर हर तरफ किसान जो है वो प्रदर्शन करने को मजबूर है? राजनीतिक पार्टियां भी सियासी रोटियां सेकने से बाज नहीं आ रही है इस मसले पर, क्यों? नेहा जी, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से कांग्रेस ने किसान बिल को लेकर अपना दोहरा चरित्र दिखाया है, उस पर प्रकाश डालने की आज बहुत ज्यादा जरूरत है। आज से लगभग 9 साल पहले की मैं आपको बता दूं कि किसानों के लिए यही बिल कांग्रेस लेकर आ रही थी। उस समय यह बिल जो था वो कांग्रेस हितैषी बिल था, और आज जब मोदी सरकार ने इसको अमली जामा पहनाया है तो आज कांग्रेस जो है इसी बिल के विरोध पे सड़कों पे कांग्रेस किसानों को बरगला रही है। तो ये कैसा दोहरा चरित्र है? और कांग्रेस की हमेशा मानसिकता रही है कि जब वो सत्ता में होती है तब उसका कुछ और होता है, उसका चेहरा कुछ और होता है। सत्ता के बाहर होती है तो जो जनता के हित की पॉलिसियां हैं, जो जनता के लिए
हैं उनका वो विरोध करना शुरू कर देती है। मैं यहाँ आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा कि 2019 के जो उनका घोषणा पत्र था लोकसभा चुनाव में, उसमें उन्होंने कहा था कि सत्ता में आने के बाद किसानों की उपज को मंडियों से बाहर बेचने की आजादी दी जाएगी। 2014 की भी मैं आपको याद दिलाना, लोकसभा चुनावों में कांग्रेस ने यही घोषणा की थी। कांग्रेस के कुछ राज्यों में कर्नाटक की बात करूं, आसाम की, हिमाचल प्रदेश की, हरियाणा भी, वहां ठीक है विनोद जी, ठीक है सर, ठीक है विनोद जी, आपने कांग्रेस के नेता को सुना, बीजेपी के नेता को सुना। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में भी यही कहा गया था कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो इस बिल को पास करेंगे। जैसा कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि क्या किसानों के कंधे पे रख के बंदूक चलाई जा रही है क्या? दोनों तरफ से ही चलाई जा रही है। तो झगड़ा सिर्फ और मांग सिर्फ ये इस तौर पे क्लैरिटी ये चाहते हैं कि रेफरेंस प्राइस क्या होगा। क्या एपीएमसी के द्वारा रेफरेंस प्राइस जो तय की जाती है, प्राइवेट मंडी में जो लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, मैं कुछ कम नाम नहीं लूंगा, कई ऐसी कंपनियां जिसके तो हजारों की संख्या में उनके वेदर स्टेशन हैं और वो बड़ा तंत्र चला रहे हैं। तो जिस प्रकार से हमें इंश्योरेंस के सेक्टर में और सेक्टर में मात दी गई, किसानों की बात को रखी नहीं गई, मानी नहीं गई, तो हमारा तो पूरा ये जो ट्रांसपेरेंसी नहीं है, इस बात को लेके दोनों पार्टियों से विरोध है। कांग्रेस पार्टी पिछले 5-6 महीने से क्या कर रही थी? जब ऑर्डिनेंस पास हुआ था और ऑर्डिनेंस बिल की शक्ल में आ रहा था, तो क्या इतनी बड़ी राजनीतिक पार्टी होने की वजह से इनको इसकी जानकारी नहीं थी कि एक ऑर्डिनेंस जब बिल बनता है तो उससे किस प्रकार की बातचीत होती है, किस प्रकार की संकल्पना होती है, किस प्रकार की चर्चा होती है। तो मैं दोनों से तो यही कहूंगा, हम किसानों की तो यही हालत है कि बड़ा अच्छा सा शेर है कि न खुदा ही मिला, न मिसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। तो हम तो अभी किधर के भी नहीं है। बिल्कुल, अगर हमें किसान अपने आप को वाकई ठगा सा महसूस कर रहे हैं। लेकिन अनुज यात्री जी, सवाल इस बात को लेकर है कि जब ये बिल आ रहा था, सर ये तो पहले से ही तय था ना कि इस तरह का बिल आएगा। कांग्रेस पार्टी भी पहले से जानती थी कि ये बिल आएगा। जब जून और जुलाई से इस तरह की आहट थी कि इस बिल को लोकसभा में पास कराया जाएगा, राज्यसभा में पास कराया जाएगा, कानून का रूप लेगा, तो इससे पहले क्यों नहीं विरोध? अगर विरोध ही करना था तो देखिए नेहा जी, ये सिर्फ केवल और केवल इन्होंने कैबिनेट में पारित कराया 2 बार 3 बार, और ये अकाली दल की नेताओं को, जो मंत्री थी, उनको इनके जो सहयोगी थे उसको माना। लेकिन कांग्रेस से तो कभी इन्होंने इस तरह का बात साझा नहीं की। कभी भी किसी विपक्षी दल के नेताओं के साथ, किसी विपक्षी पार्टी के साथ इन्होंने, सरकार ने अपनी मंशा जाहिर नहीं की, किसी को बिल पढ़ाया नहीं, किसी से चर्चा नहीं की, किसी से सलाह मशवरा नहीं किया। और विपक्षी दल छोड़िए, जिनके लिए लेकर के आए हैं, ये बता दें क्या कभी किसानों के लिए इन्होंने किसानों से चर्चा की? किसी किसान संगठन से इन्होंने चर्चा की? आखिर ये पूछना चाहिए सरकार से और बाकी जनता पार्टी से कि ये कोरोना काल में इतना अहम बिल लेकर के आए हैं, आखिर ये किसकी मांग पर है? क्यों सरकार को आनंद रातों रात ये जो है बिल लेकर के आना पड़ा? कि किसके फायदे के लिए लेके आए? क्या ये किसान भाइयों ने सरकार से मांग करी थी, भारतीय जनता पार्टी से मांग करी थी कि ये लेके आइए? किसानों की तरफ से कोई किसान बिल आ गया है, लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा में पास हो गया, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो गए, कानून का रूप ले लिया। अब कांग्रेस पार्टी विरोध अगर प्रदर्शन कर रही है या किसान अगर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो क्या उसका कोई औचित्य है? क्या आपको लगता है कि इस प्रदर्शन के बाद इसका कोई बीच का रास्ता निकलेगा या फिर इसका कुछ आगे समाधान निकल सकता है? अनुज जी, देखिए नेहा जी, लोकतंत्र में अगर भारतीय जनता पार्टी और इनकी सरकार ये सोचें कि केवल बहुमत के आधार पर अपने निर्णय ये जनता के ऊपर, देश की जनता पर और देश के किसानों पर थोप देंगे, तो वो कांग्रेस पार्टी होने नहीं देगी। हम स्वीकार करते हैं कि ठीक है, आपके पास राज्यसभा और लोकसभा में बहुत अच्छा बहुमत, आप जो चाहें देश में कर रहे हैं और कर सकते हैं। लेकिन नेहा जी, कांग्रेस की हमेशा नीति रही है, काम करेंगे। जरा सुन लीजिए, बीच में ना बोलिए, मैं आपके बीच में सुन लीजिए। आज सरकार से ये पूछना चाहिए कि ये बताएं कि सर, सरकार से तो पूछना चाहिए, पहले मुझे आप बता दीजिए कि आप लोगों का अब आगे का रास्ता क्या है, क्या अगला कदम होगा कांग्रेस पार्टी की? अगर अध्यक्ष ये कहती है कि जो किसान है वो खून के आंसू रो रहे हैं, तो उनके लिए कांग्रेस पार्टी क्या कुछ कदम उठाने वाली है? देखिए, हम चाहते हैं सरकार को उनका वायदा वो याद दिला रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को उनका वायदा देश के किसानों से किया हुआ, अन्नदाताओं से किया हुआ वो वायदा याद दिला रहे हैं कि उसको पूरा कीजिए।
अपने वायदे के विपरीत मत काम कीजिए। उस वायदे के आधार पर आपने 2 चुनाव में जनता से वोट लिया, 2014 में आपने सरकार बनाई, फिर 2019 में किसानों से वोट लेके लिया। लेकिन आप किसान को, देश को, हमारा कृषि आधारित देश है, हमारा कृषि प्रधान देश है, और आप सबसे ज्यादा कृषकों पर जो है ये वज्रपात कर रहे हैं। ये चीज स्वीकार्य नहीं है। ये बात करते हैं, देश का किसान मांग करता है कि स्वामीनाथन आयोग में जो C2 फॉर्मूले के तहत MSP देनी चाहिए, सरकार क्यों नहीं दे रही? आज सरकार ये कानून में ये क्यों नहीं प्रावधान दे रही है कि जो पूंजीपति, इनके चहेते पूंजीपति जो किसान की हमारी फसल खरीदने लगेंगे, अब पूरे का पूरा खेत किसान का खरीद लेंगे, उनकी फसल लगी हुई, तो ये तय करें, ये उनका उसमें सुनिश्चित करें, किसानों का हित तय करें कि कोई भी MSP से कम उससे खरीद नहीं कर पाएगा। नहीं, ये तो सब बोल ही चुके हैं, प्रधानमंत्री भी बोल चुके हैं। शर्मा जी कुछ कहना चाह रहे, सुन लेते हैं, उसके बाद में मैं यही बात कही जी पे देश विश्वास नहीं करता, क्योंकि मैं यही बताना चाह रहा हूँ। अनुज जी, मैं आऊंगी आपके पास, ठीक है अनुज जी, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जिस प्रकार से कांग्रेस का दोहरा चरित्र दिखाई दे रहा है इन बिलों को देखे, जाएगा, और जनता भी समझती है, किसान भी समझता है। 2011 की अगर योजना आयोग की एक रिपोर्ट की हम बात करें तो उसमें भी इंटर स्टेट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ट्रेड और कॉमर्स रेगुलेशन एक्ट को हटाने का निर्णय लिया गया था। तब क्या, कहाँ आपकी सरकार सो रही थी? तब ये सारी चीजें कहाँ किसान हितैषी थी, और आज किसान विरोधी हो गई ये बातें। ये दोहरा चरित्र छोड़िए और किसानों को उनकी आजादी पे जीने का हक जाने दीजिए। आज किसान जब अन्नदाता देश का आजाद हो रहा है, लेकिन सर किसान अगर इतने खुश होते शर्मा जी, तो ये क्या सड़कों पे प्रदर्शन होता क्या? सोचिए ना। मैं आपको एक बात बताऊं नेहा जी, कांग्रेस की नीति हमेशा रणनीति और षड्यंत्र नीति रही है कि जिस प्रकार से सीए को लेकर इन्होंने विरोध प्रदर्शन कराया, दूसरे वर्ग को बहला का। ठीक है, अब यहाँ बात सीए की आई है तो तमाम मसले और निकलेंगे, बिल्कुल तमाम मसले सर और निकल के सामने आएंगे, उस पर भी हम लगातार डिबेट जारी रखेंगे। दरअसल आप देख रहे हैं लोकतंत्र में आज हम बात कर रहे हैं किसानों के कृषि बिल की, जो कि 3 बिल पास हुए हैं, कानून का रूप ले चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके अभी तक सियासत उस पर लगातार जारी है, उस पर कोहराम मचा हुआ है। एक तरफ किसान सड़कों पर उतर आए हैं तो दूसरी तरफ राजनीतिक पार्टियां भी राजनीतिक रोटियां सेकने से बाज नहीं आ रही हैं। सवाल इस बात को लेकर कि क्या वाकई अब किसानों की हितैषी हैं ये राजनीतिक पार्टियां, या फिर बनने की कोशिश कर रही है? खास मेहमान हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। एक सवाल इस बात को लेकर भी है अनुज यात्रा जी कि अगर सोनिया गांधी तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री जहां पर कांग्रेस की सरकार है उनको चिट्ठी लिखती हैं और ये कहती हैं कि इस बिल के विरोध करना है, अध्यादेश लेकर आना है, अध्यादेश लाने की तैयारी में तमाम राज्य सरकारें कांग्रेस की दिखाई दे रही है, लेकिन क्या लगता है कि समस्या का समाधान होगा? देखिए, निश्चित तौर पे समस्या का पूर्णतः समाधान तो केंद्र सरकार के द्वारा ही किया जाएगा, उनको ही करना चाहिए जो ये नई समस्या पैदा की, पूरे देश में किसानों के लिए समस्या पैदा की। लेकिन कांग्रेस पार्टी का दायित्व बनता है, सोनिया गांधी जी ने आह्वान किया है कि जहां जहां हमारी जिन प्रदेशों में हमारी सरकार है वहां की सरकारें जितना संभव हो सके इस कानून का जो विरोध करके अध्यादेश ला सके और किसानों को राहत पहुंचाने। जब केंद्र के जरिए ही समस्या का समाधान होना है तो ये अध्यादेश लाकर विनोद जी क्या राजनीति की जा रही है क्या? सबसे पहले मैं आपको आज के दिन आज लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म शताब्दी भी है, किसानों के उन्होंने बहुत बड़े मसीहा थे और नारा दिया था। मैं आपको एक बात आपके माध्यम से नेहा जी बताना चाहता हूँ। जिस स्वामीनाथन कमेटी की बात कर रहे हैं, दरअसल वो सोमपाल शास्त्री के द्वारा एक गठित कमेटी थी, नेशनल फार्मर्स कमीशन। उस समय बीजेपी की गवर्नमेंट थी और जब सरकार बदली, जब यूपी की सरकार आई तो बस मेंबर्स वही रहे, सिर्फ चेयरमैन बदल गए। ये स्वामीनाथन कमेटी नहीं है, सोमपाल जी की कमेटी थी। उन्होंने एक बड़ी अच्छी प्लानिंग कमीशन ने एक स्टडी की थी, वो प्लानिंग कमीशन के मेंबर थे उस समय। उन्होंने ये कहा था कि आप कृषि में अगर 100 रुपया डालेंगे और आप उद्योग में किसी, मान लीजिए आप उसके कंपैरिजन में टेलीकम्युनिकेशन में आप 100 रुपया डालेंगे तो एग्रीकल्चर में जो रेट ऑफ रिटर्न है वो 1.2 है, जबकि टेलीकॉम और इंफ्रा में 11.2 था और रोड और इंफ्रा जो तमाम रियल एस्टेट वगैरह इसमें 8.7 था। अब मैं इसके माध्यम से आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ये तीनों कभी भी किसी भी प्रकार से एग्रीकल्चर में पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट लेके आ पाएगी? और अगर वो नहीं लेके आ पाएगी तो इतना ये ढोलक क्यों पिटा जा रहा है? ये इस तरह की ये तो एक सवाल है, इसका हम लेंगे जवाब। लेकिन विनोद जी जिस बात का जिक्र अभी हम कर रहे थे, या अनुज जी ने जिस बात को कहा कि केंद्र सरकार के जरिए ही अगर इस कानून को बनाया गया है, लाया गया है, इसको कानून का रूप दिया गया है, तो सर समाधान जो है वो भी केंद्र सरकार ही निकालेगी। लेकिन ये तमाम राज्य सरकारों की तरफ से अध्यादेश लाने की जब कोशिशें की जा रही है,
या फिर तैयारियां हो रही है जहां जहां पे कांग्रेस की सरकार है, तो क्या ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति हो रही है क्या? देखिए, हमारे एक किसान को मंडी अगर वो पंजाब में जाता है तो लगभग 14 से 14.5% उसको कहा तो जाता है कि आप किसानों के से कोई टैक्स नहीं लेते नहीं है, लेकिन एक किसान को 14 से 14.5% उसको धुलाई का और उसको सफाई का, अनाज की सफाई का, छनाई का 14-14.5% उसको टैक्स पंजाब में आज की तारीख में देना पड़ रहा है। तो इसमें पंजाब सरकार के अपना कोई संसाधन नहीं होता, वो केंद्र सरकार के द्वारा जो संसाधन होते हैं उसी से वो खरीदारी करते हैं और ये पूरी की पूरी जिम्मेवारी केंद्र सरकार की है। हमारी मांग सिर्फ इतनी है, जो आज आप देख रहे हैं हाथरस में एक एसडीएम साहब ने हमारे किसी मीडिया बंधु को घुसने नहीं दिया और वो एसडीएम साहब एक किसान की बात सुनेंगे, क्या बात करते हैं, ये अपने आप में विरोधाभास है। ठीक है। तो जो आप इस पे जो लीगल पिन एक्शन हैं, जिसपे जो लीगल चैलेंजेस हैं और जो एमएसपी की ढोल पीटी जा रही है, इस पे आप क्लैरिटी दे दें। हम किसान 1965-66 में 68 में ठीक है, वीके शर्मा जी से ले लेते हैं इस पर रिएक्शन। वीके शर्मा जी, जब बार बार किसानों की तरफ से ये कहा जाए कि रिटर्न में हमें दीजिए ना कि एमएसपी, अगर आप कहेंगे कि एमएसपी जैसे कि थी वैसे की वैसी लागू रहेगी, तो सर आपको रिटर्न में देने में क्या दिक्कत है? ये बिल में तो मेंशन नहीं है। मैं एक चीज की मैं आपको बता दूं, जिस विषय पर पहले चर्चा हो चुकी है, जो चीज कानूनी रूप से देश के अंदर लागू हो चुकी है, उसको बार बार रिपीट करना क्या ये सही है? तो सर ये तो पहले तय करना चाहिए था ना। नहीं, ये तो पहले देखना चाहिए था ना। और कृषि मंत्री हमारे दोनों की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि एमएसपी पर कोई भी उस पर कोई भी घटोतरी बढ़ोतरी नहीं होगी, जो है वो रहेगा। आज की डेट में बढ़ोतरी जैसे जैसे होगी सरकार उसको लागू करेगी, तो सरकार उसको हटाने की बात कहाँ कर रही है? एमएसपी पे ही काम होगा। सर कहने और रिटर्न में किसान कह रहा है कि हमें रिटर्न में चाहिए। अगर आप बिल पास कर रहे हैं तो सर उस बिल में होना चाहिए कि एमएसपी जैसी थी रहेगी वैसे। आपने उस बिल में मेंशन नहीं किया। अब कहने को तो बहुत सारी चीजें कही जाती है ना सर। नेहा जी, जो चीज पहले लागू हो चुकी है, जो चीज पहले से देश में चलती आ रही है, क्या अब दोबारा क्या उन चीजों को कानून में लाना जरूरी है? जो चीज एक हमारे एक्ट के अंदर आ चुकी है, जो चीज पहले से काम कर रही है मार्केट के अंदर, क्या उसको दोबारा लिखना पड़ेगा? इनको प्रधानमंत्री की बात पे विश्वास नहीं, कृषि मंत्री की बात पे विश्वास नहीं, किसकी बात पर विश्वास करेंगे ये लोग? क्यों इन किसानों को बरकरार है इस तरीके से? ठीक है, वीके शर्मा जी इस बात का भी जवाब दीजिए, क्योंकि कांग्रेस की सरकारें तमाम अध्यादेश अपने अपने राज्य विधानसभा में लाने के लिए तैयारी कर रही है। किस तरह से देखते हैं आप इसे? देखिए, जो कांग्रेस सरकार दिन रात किसानों की दुर्दशा पे शोर मचा रही थी, आज जब किसान जो है अपनी आजादी की राह पे चल पड़ा है, आज किसान बिल के माध्यम से जो उनके हितैषी रूप से जो काम होंगे आज वो होने जा रहे हैं, तो आज यही कांग्रेस सरकार उसका विरोध कर रही है। और उस टाइम पर मैं फिर आपको बता दूं, 2014 की फिर आपको याद दिला रहा हूँ, उस टाइम पर जब किसानों को ये कांग्रेस ने ही खुद कहा था कि अपनी अपनी राज्य सरकारों के अंदर जो आपका एएमपीसी जो है उसको हटाकर आप काम कीजिए, तो ये कहाँ की दोहरी नीति कांग्रेस अपना रही है? किस प्रकार की रणनीति अपना रही है कांग्रेस? एक तरफ किसानों की हितैषी बता रही है, एक तरफ किसानों की जो यंत्र है उनको जला रही है। किस तरह की ट्रैक्टर जला रही है? कहाँ की विरोध की राजनीति दिखा रही है? किस प्रकार की सत्ता की राह खोज रही है कांग्रेस? ठीक है, अनुज जी बार बार इस तरह के आरोप लग रहे हैं कि कांग्रेस किसानों को बरगलाने की कोशिश कर रही है, भड़काने की कोशिश कर रही है, और ये आरोप सिर्फ अभी नहीं लग रहे सर, इससे पहले जब सीएए के खिलाफ प्रदर्शन हुआ था तब भी इस तरह के आरोप लगे थे कि किसान जो कांग्रेस पार्टी है वो लोगों को भड़काने की कोशिश कर रही थी, प्रदर्शनकारियों को और ज्यादा उग्र करने की कोशिश कर रही थी। अब ऐसे में सवाल इस बात को लेकर भी है कि आप बेहतर तरीके से जानते हैं सर, आप समझदार हैं, कि जब अध्यादेश लाने का कोई फायदा नहीं होगा तो ये क्या सिर्फ और सिर्फ किसानों को गुमराह करने की कोशिश नहीं है? इससे पहले हमने देखा कि सीएए के खिलाफ भी केरल की सरकार अध्यादेश लेके आई थी, कोई फायदा हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ, आपके सामने ही है। बावजूद इसके ये अध्यादेश लाने का एक नया तरीका जो किसानों को गुमराह करने के लिए इजाद किया है, इसे किस तरह से देखते हैं और क्या वाकई ये सही है? क्या ऐसा करना चाहिए क्या? देखिए नेहा जी, आपने 3-4 प्रश्न एक साथ पूछे, मैं क्या करते थे। सबसे पहली बात तो ये कि कांग्रेस की सरकार में राज्य सरकार अध्यादेश लाती है, किसानों को अगर गुमराह करेंगी तो उसका खामियाजा हमको भुगतना है, क्योंकि ऑलरेडी खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है। और सोनिया गांधी जी ने जब आज देश के किसानों के सामने आते, गांधी जी की जयंती पे, लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पे, जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया,
आज उसकी जयंती पर देश के किसानों को कांग्रेस भुगत रही है। आज 7 सालों आपसे निवेदन है बीच में ना बोले, जो है सरकार से बाहर है, खामियाजा तो भुगत रही है। आप अपनी गलत रणनीतियों के कारण खामियाजा भुगत रही है और आगे भी भुगतेगी अगर आप यही रवैया रखेंगे। आप चाहते हैं मैं बोलूं तो इनको चुप करा दीजिए। ठीक है, ठीक। देखिए, अगर किसानों को हित उसमें हम नहीं साथ पाएंगे तो निश्चित तौर पे हम उस चीज का, किसानों का कोप का भाजन हम बनने को तैयार हैं। लेकिन किसानों का हित हमें मालूम है कैसे करना है, तो हम अपनी जहां हमारी सरकारें हैं वहां पर हम करेंगे। ये अलग बात है कि पूरे देश में अधिकतर राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और ये मानने को तैयार नहीं। 2-3 प्रश्न मैं पूछना चाहूंगा, शर्मा जी आप ही जवाब दे दीजिएगा कि इस बिल में आप बार बार जो सबसे बड़ी अपनी उपलब्धि बनाते हैं, मानते हैं तो कि किसान इस बिल के तहत अपना मंडियों के बाहर कहीं भी किसी भी पूंजीपति को अपना माल बेच सकता है, किसी भी देश के राज्य में जाके माल बेच सकता है। पहले तो आप ये बताएं, किसान को अपने प्रदेश में बेचने के लिए उसको लागत नहीं मिल पा रही, उसको घाटे में अपना माल बेचना पा रहा है। 6 साल में आप उसको अभी तक उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस कितनी फसल का आप नहीं दे पा रहे हैं। नहीं, अनुज जी वो तमाम चीजें मैं पूछूंगी जो आप पूछना चाह रहे हैं, अभी पूछ लेंगे। वीके शर्मा जी से लगातार ये हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन अनुज जी एक सवाल नहीं, आप अपनी पार्टी को डिफेंड करिए ना सर। सवाल इस बात को लेकर है, ना सर। नेहा जी सुन लीजिए, मेरा आपसे निवेदन है, आप मुझे बोलने दें। नहीं, आप बोलिए सर, आप बोलिए, लेकिन नहीं, जो सवाल आपसे पूछा जा रहा है सर, ये काम तो मेरा है ना अनुज जी पूछने का। ये काम तो मेरा है ना कि मैं बीजेपी कांग्रेस से सवाल पूछूंगी, आप नहीं पूछेंगे ना अनुज जी। मैं आपकी बात का जवाब तो दे दूंगा। हाँ, मेरी बात का जवाब दीजिए आप। पूरी बात बिल्कुल, आप बात काउंटर बीच में कर देंगे। जी, देखिए, इन्होंने कहा है कि किसान कहीं भी जाके अपना माल बेच सकता है, लेकिन ये बताएं इन 6 सालों में किसानों को उसकी फसल का कीमत मिल रहा है? अगर मिल रहा है तो वो उसका वहाँ क्यों नहीं माल बिक रहा? सर उससे पहले मिल रहा था क्या अनुज जी? उससे पहले मिल रहा था क्या? पंजाब का किसान, हरियाणा का किसान जाकर के क्या बिहार में माल बेच देगा क्या? कौन देगा इतना भाड़ा? दूसरी बात ये कहते हैं कि पूंजीपति खरीद सकते हैं उसका माल, वो अपने बड़े पूंजीपतियों को, उद्योगपतियों को माल बेच सकता है। आज किसने रोका उनको, उद्योगपतियों को, किसानों की फसल खरीदने से? ठीक है विनोद जी, आज देश को आजाद हुए सर, आज देश को आजाद हुए अगर तकरीबन 70 साल हो गए हैं, तो क्या किसानों की हालत सुधरी है क्या, या सिर्फ इन 6 सालों में ही खराब हुई है? कहाँ सुधरी है, किस तरीके से सुधरी है? आप देखिए कि जब 1991 या फिर आप पहले के समय की आप आंकड़े उठाएंगे तो जो गांव में लोग रहते थे और शहर में जो लोग रहते थे उनके बीच उनकी जो पॉवर्टी रेशियो थी वो 1:2 थी, आज 1:7 हो गई है। यानी कि गांव में 7 गुना ज्यादा गरीब लोग हैं। ये तो सरकारी आंकड़े हैं। रही बात वर्तमान में जो चर्चा चल रही थी, मैं उसमें 1 मिनट लूंगा आपका। सबसे पहली बात तो ये है कि 1 नेशन 1 मार्केट तो बहुत दूर की बात है। हम तो अपना फ्लोर प्राइस तय करना चाहते हैं कि हमारा फ्लोर प्राइस क्या होगा, वो MSP के माध्यम से होगा या कुछ और होगा। और हमारा डर सिर्फ उस बात का है कि अगर हमारी मंडियां नहीं खुलेगी, APMC की मंडियां फ्लोर प्राइस तय नहीं करेंगी और जो प्राइवेट मंडियां होंगी वो हमारे औने पौने दाम में हमारा कमोडिटी खरीदना चाहेगी, तो हम क्या कर लेंगे, हम कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, हमारे किसान कहाँ जाएंगे? डर तो इस बात का है। इस बात पे कोई क्लैरिटी क्यों नहीं आ रही है? रही बात की एक लिखित रूप में आया है। देखिए 1965 में जब ये एक्ट आया था, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 55 में, तो उस समय की व्यवस्था कुछ और थी और आज की व्यवस्था तो कुछ और है। तो उतने समय से लेकर के आज जब आप नई शताब्दी में 2024 तक आप एक $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की सोच रहे हैं, तो 1955 के कानून में फिर बदल करके उसको एक कानूनी तौर पे आप पहना नहीं सकते हैं, जब पूरा राज्य और केंद्र सरकार का विषय है। ठीक है सर। वीके शर्मा जी, सवाल इस बात को लेकर है कि जो हालात और जो स्थितियां हैं सर, देखिए पिछली सरकारों ने क्या किया। ठीक है विनोद जी, मैं फिर मौका दूंगी सर आपको, हर किसी को मौका मिलने दीजिए, हर किसी को अपनी बात रखने दीजिए। सवाल इस बात को है लेकर है शर्मा जी कि पिछली सरकारों ने क्या किया क्या नहीं किया सर, उस पर हम ना जाएं, लेकिन मौजूदा सरकार क्या कर रही है, क्योंकि मौजूदा सरकार से न सिर्फ किसानों को बल्कि आम लोगों को भी बहुत कहीं ना कहीं आशाएं हैं, उम्मीदें हैं। सवाल ये कि 72,000 पे लोगों ने विश्वास नहीं किया, उन किसानों ने 72,000 पर विश्वास नहीं किया, सिर्फ 6,000 पर विश्वास किया और बीजेपी सरकार पर विश्वास किया। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि किसानों की उम्मीदों पर बीजेपी सरकार खरी उतर पा रही है? अगर हाँ, तो फिर ये सड़कों का रुख क्यों करना पड़ रहा है किसानों को? देखिए, आज मैं कहना चाहूंगी मोदी सरकार जो है वो किसानों की बात करें तो बिल्कुल उस पर खरा उतरने की पूरा प्रयास कर रही है,
और मैं बता दूं कि ये जो विरोध प्रदर्शन है केवल कुछ पार्टियां अपने सत्ता के लालच में, वोटों के लालच में उनको भ्रमित कर रही हैं, जबकि जमीनी हकीकत कुछ और है। आप देखिए दिल्ली के अंदर किसान जो है वो सर ठीक है, किसानों को तो भ्रमित, सर किसान तो भ्रमित हो गए, किसान तो भ्रमित हो गए सर। अकाली दल के नेता और केंद्र में मंत्री वो भी भ्रमित है क्या? मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि दिल्ली के अंदर अगर किसान विरोध प्रदर्शन करने आता है तो आप उनकी पिक्चर देखिए कि कितने सफेद कुर्ते पजामे पहन के नए नए ट्रैक्टर लेके किसान आ रहे। क्या वो किसान असली किसान है? वो क्या असली किसान है? सवाल का जवाब दीजिए ना, ऐसे देखिए इधर उधर घूमेंगे तो फिर फायदा नहीं होगा ना। सवाल ये है कि किसान को तो सर भ्रमित कर दिया, ठीक है, मान लिया कि राजनीतिक पार्टियां किसानों को भ्रमित कर रही हैं, लेकिन अकाली दल की नेता और केंद्र में मंत्री अगर इस्तीफा दे देती है और ये कह के इस्तीफा देती है ये जो बिल है वो किसान विरोधी है, तो उसे आप क्या कहेंगे? वो भी भ्रमित है क्या? बिल्कुल, देखिए सब मैं यही बात कहना चाहूंगा कि पंजाब में अब चुनाव आने जा रहे हैं, वहां उसकी राजनीति को लेके ये सारी चीजें हो रही हैं, जबकि हकीकत कुछ और है। मैं केवल और केवल बिल के ऊपर बात करना चाहूंगा कि उन पार्टी ने क्या निर्णय लिया, वो उनका अपना निर्णय है, लेकिन कहीं ना कहीं सर आपकी ऐसी पार्टी के साथ गठबंधन है जो सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने में ये पूरी इच्छा रखती है, न सिर्फ किसानों की भलाई के लिए कदम उठाती है। हम देश की जनता के साथ, हम देश की जनता के साथ में देश की किसानों की भलाई के साथ में कोई अगर विरोध करेगा तो देखिए, अगर कोई अपना उसका विरोध करेगा तो वो अपने रास्ते जा सकता है, उसके लिए कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन अगर मोदी सरकार आज भी प्रतिबद्ध है, किसानों के लिए हो या जनता की इसकी बात हो, वो अपने निर्णय पे डटी हुई है। नहीं लगता सर, नहीं लगता कि जब भी एक कानून बनता है या फिर इसके लिए कोई एक विधेयक बनाया जाता है उससे पहले कहीं ना कहीं एक बैठक की जाती है, बैठक में तमाम जो किसान संगठन है उनसे भी राय मशवरा करना चाहिए? किया क्या किसान संगठनों से राय मशवरा किया क्या? अरे संसद में भी चर्चा आप कैसे कह सकते हैं कि ये बिना किसानों की राय मशवरे किया था? कुछ लोगों को, चंद ग्रुपों को अगर उसमें नहीं शामिल किया तो क्या आप कह सकते हैं कि मोदी सरकार ने किसानों की राय नहीं सुनी? किसानों की सर 2022 तक किसानों की आय को दोगुनी कर दी जाएगी, 2022 तक हम किसानों के अच्छे दिन ले आएंगे, $5 ट्रिलियन हमारी अर्थव्यवस्था हो जाएगी। क्या हम उस राह पे चल रहे हैं क्या सर? बिल्कुल होगी। मैं कैसे होगी सर, मुझे बताइए ना। देखिए, बिल के अंदर साफ साफ कहा गया है, बिल के अंदर साफ साफ कहा गया कि किसानों की जमीन की बिक्री हो, लीज पर हो, उस पर गिरवी रखने की पे पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। यहाँ तो सर अपनी आवाज नहीं उठा पाएगा किसान। विनोद जी, क्या किसान अपनी आवाज उठा पाएगा? अगर आप कहते हैं कि एक मार्केट एक नेशन होगा, तो यानी कि आप सवाल इस बात को लेकर है कि कलकत्ता जाएगा किसान अपनी फसल बेचने के लिए और वहां पर उसको उचित मूल्य नहीं मिल रहा होगा, या फिर जो कंपनी है अपनी मनमानी करेगी, तो कंपनी के मनमानी के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए या फिर रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए भी उसे कलकत्ता ही जाना पड़ेगा। किसान इतने चक्कर में पड़ना चाहता है क्या? विनोद जी, एक स्मॉल फार्मर जो है, छोटा किसान जिसके पास 5 एकड़ से भी कम जमीन है, उसकी कितनी औकात है कि वो कलकत्ता जाएगा अपना सामान बेचने के लिए, या वो पंजाब से दिल्ली चलाएगा अपना सामान बेचने के लिए? आप जरा मलेरकोटला से लेके जो प्रैक्टिकल चीजें अगर हम देखें, सब्जियां बेचने आते हैं किसान, बेहाल है, परेशान है। आपने उनका कभी दर्द देखा है आपने? किस प्रकार से आजादपुर में आके मजबूर होते हैं? हमारी समस्या थोड़ा समझिए आदरणीय शर्मा जी। मैं तो नेहा जी आपके माध्यम से आज 2 अक्टूबर है, शर्मा जी को खुला आमंत्रण देता हूँ। मैंने तो इनके जो नवनिर्वाचित अध्यक्ष हैं उनको भी इसकी सूचना दी थी। गिनती के 76 संगठन है इस देश में, कोई 200-250 संगठन नहीं है। अगर आप उन 76 संगठनों को बिठा करके और उनकी बात सुन लें तो मैं आपको दावा करता हूं ये 10 दिनों के अंदर और 5-7 दिनों के अंदर ये सारा आंदोलन बंद हो जाएगा। आप उनकी बात तो सुन लें पहले। हमारी बात तो सुनने के लिए आप तैयार है नहीं। सीधी सी बात यह है कि एक फ्लोर प्राइस आप तय करने के लिए उस पर कानूनी तौर पे कमली जमा क्यों नहीं पहनाना चाहते? आप किसको फायदा पहुंचाना चाहते हैं? मैं सीधी सी बात कहता हूं, मान लीजिए खन्ना मार्केट है, खन्ना मंडी है, और खन्ना मंडी में में अगर प्राइस आपने 100 रुपया तय कर दिया और बाहर का व्यापारी कहेगा कि मैं 80 रुपया में ही खरीदूंगा और खन्ना मंडी में वो हमें 20% टैक्स मांगा जाएगा, तो हम कहाँ जाएंगे?
तो फिर तो यही बात हो जाएगी ना। विनोद जी, तो आप थोड़ा हमारा, हम मार्जिनल फार्मर्स वाले देश हैं, स्मॉल मार्जिनल फार्मर वाले बिल्कुल, हैं। यहाँ सोचना होगा, समझना होगा, जानना होगा और जाहिर तौर पे ये समझने की जरूरत है यहाँ पर कि किसान किस स्थिति से गुजर रहा है। सवाल इस बात को लेकर आज हमने उठाया है कि क्या अब कृषि बिल पर या यूं कहे कि कृषि कानून पर अब केंद्र और राज्य सरकारें आमने सामने आ गई है, क्योंकि जो अब तमाम कांग्रेस की सरकारें हैं वो अध्यादेश लाने की तैयारी कर रहे हैं। खास मेहमान हमारे साथ लगातार मौजूद है, लेकिन सवाल इस बात को लेकर भी है कि जिस बात का जिक्र अभी ब्रेक पे जाने से पहले हो रहा था कि किसान बेहाल है, परेशान है। अब किसानों को कैसे समझाया जाए या फिर किसानों के लिए अब क्या बीच का रास्ता होगा, ये यहाँ पर समझने वाली बात है। शर्मा जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले, आप अपनी बात रख दीजिए। मैं नेहा जी, विनोद जी की एक बात का जवाब देना चाह रहा हूँ कि किसान पहले भी जो पहले मंडी व्यवस्था थी उसके बिचौलियों का वो उसके षड्यंत्र में फंसा हुआ था, उसका शोषण हो रहा था। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाह रहा हूँ कि जिस टाइम पहले जो मंडी व्यवस्था थी, अगर किसान 20 कुंटल घर से माल तोलकर लेके जाता है और मंडी पहुंचता है तो वहाँ एजेंट से वो माल तोलवाता है, तो एजेंट कहता है कि ये तो तू 18 क्विंटल माल लेकर आया है। दो बोला बाबूजी मैं तो 20 कुंटल ही लेके आया था। बोला क्या मैं चोर हूँ, क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? तो वो हाथ जोड़ के चुपचाप बैठ जाता, ठीक है बाबूजी आप 18 कुंटल का ही मुझे। अब वो 18 कुंटल जब तुलता है तो उसके अंदर 8.5% मंडी शुल्क चला जाता है, कमीशन का एजेंट का कमीशन चला जाता है, उसमें सफाई धुलाई ये सारी कटकटा के उसको 15 कुंटल का भाव मिलता था, उसको दाम मिलता था। तो कहाँ शोषण नहीं हो रहा था, कहाँ शोषण नहीं हो रहा था किसानों का? अगर आज मोदी सरकार उन सब चीजों से किसानों को आजाद करना चाहती है तो आज सबके पेट में दर्द क्यों हो रहा है, मैं यही पूछना चाहता हूँ सबसे। ठीक है विनोद जी, मैं 1 मिनट आपका लूंगा इस महत्वपूर्ण चर्चा में। मैं जिस राज्य से आता हूँ वहाँ केले की खेती अच्छी होती है। थोड़ी सी एक बैकग्राउंड मैं बताता हूँ। और नहीं, ये स्थिति होती थी या नहीं होती, जिस बात का जिक्र अभी शर्मा जी कर रहे हैं, ये स्थिति होती है या नहीं होती, मुझे इतना बताइए। बिल्कुल, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। अब इस कानून के बनने के बाद क्या नहीं लगता है कि इससे कुछ हद तक छुटकारा मिलेगा? मैंने आपको शुरू में कहा था, न खुदा ही मिला न मिसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। हम तो सुधार की कल्पना कर रहे थे कि एक बहुत बड़ा एक सुधार आने वाला है, तभी तो ऑर्डिनेंस के बाद से लेके हम लोग चुपचाप बैठे थे। लेकिन इस तरीके से सुधार आएगा ये हम लोगों ने नहीं सोचा था कि हमें एसडीएम के हाथ में छोड़ दिया जाएगा और हमारा प्राइस कौन तय करेगा। ये पहले तो ये था कि कम से कम सीएससीपी तय तो करेगी एमएसपी, सीएससीपी से नीचे तो हमें नहीं मिलेगा। अब तो ये हालत है कि सीएससीपी क्या कौन हमारा प्राइस नहीं, ये तो शर्मा जी कह रहे हैं ना कि एमएसपी निर्धारित किया जाएगा। 4 लोग तय कर दें, हो सकता है टोरंटो और अमेरिका में और सिंगापुर में बैठे 4 कंपनियां तय कर दें। बार-बार कहा जा रहा है किसान बिल का एमएसपी से कोई लेना देना नहीं। मेरी बात सुन लें आप, आपकी बात मैंने अनइंटरप्टेड सुनी थी, प्लीज आप मेरी बात सुन लें। मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ वहाँ केले की खेती होती है और मंडियों के बाहर मंडियों में केले का रेट ऊपर नीचे हो, इसके लिए वहाँ पे 5 किलोमीटर लंबा जाम लगा दिया जाता था और हमारे किसान कुदाल से पूरे ट्रैक्टर का वो खाली करते थे। उनके पास ट्रैक्टर का भाड़ा देने को अच्छा पैसा नहीं होता था। और मंडियों की बात आप करते हैं, मंडियों के साथ जो 10 किलोमीटर लंबी लाइन लगती है, आपने देखा है हमारे किसान कहाँ जाएंगे? पहले भी हम वैसे ही थे और अब तो और बुरी स्थिति में आने वाले हैं। तो पहले तो हम कम से कम हमारे पास सांस लेने की तो एक शक्ति थी, अब तो हमारी सांस भी आप छीन रहे हैं और आपको चिंता भी नहीं हो रही है इस बात की। आप नाना प्रकार के आप उदाहरण दे रहे हैं। देखिए, मैं वही कहना चाह रहा हूँ, हमारी बात सुन रहे हैं, कंपनियां बना रहे हैं, लेकिन प्रोड्यूसर कंपनियां कौन बना रही है? सरकार बनवा रही है। 5,000 करोड़ रुपए आप खर्च कर रहे हैं, कहाँ पे किसानों को संगठित करेंगे? किसानों को क्या देंगे आप, किस प्रकार से देंगे? किसकी संरचना आपने कभी हमें प्राइवेट हाथ में और लोगों के हाथ में आप छोड़ देंगे? हमें भेड़ियों के सामने मत छोड़े, पहले तो हम बंदरों के पास में थे, आपसे बस इतनी आग्रह है। इस बिल में साफ साफ कहा गया है, मैं वही बात कहना चाह रहा हूँ कि किसान बिल से किसानों को आजादी मिलेगी, साथ ही अपनी फसल को बेचने की जो आप कह रहे हैं ना, लंबी लंबी लाइनें लगती थी, उससे आजादी मिलेगी और बड़ी बड़ी जो फूड प्रोसेसिंग कंपनियों के साथ पार्टनरशिप करके ज्यादा मुनाफा कमाएंगे। बड़ी बड़ी कंपनियां बड़ी बड़ी कंपनियां नजरअंदाज कर रहे हैं, क्यों नजरअंदाज कर रहे हैं? आज किसान जब आत्मनिर्भर बनने जा रहा है, किसान को
पे जा रही है, तो आप लोग क्यों नहीं समझा रहे किसानों नहीं बेचते थे? सर इतना ही फायदा होगा शर्मा जी, इतना ही नहीं। मेरा तो सीधा सा सवाल है सर, ये सवाल वाकई आपको चुभते होंगे, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि विधानसभा चुनाव अभी पंजाब में होने वाले हैं। आप कह रहे हैं राजनीतिक फायदे के लिए, अगर हरसिमरत कौर बादल अगर इस्तीफा देती है तो राजनीतिक फायदे के लिए देती है। सर राजनीतिक फायदा कैसा होता है? अगर किसानों को इस बिल से घाटा हो रहा है और उनको राजनीतिक फायदा हरसिमरत कौर को हो रहा है, तभी तो उन्होंने इस्तीफा दिया ना। आप इससे क्या साबित करना चाह रहे हैं? आप कह रहे हैं ये जो बिल पास हुआ है, जो कानून बन गया है, ये तो बहुत बढ़िया है किसानों के लिए, लेकिन ना आप अकाली दल को समझा पाए, ना आप किसानों को समझा पाए, ना आप विपक्षी पार्टियों को समझा पाए। कहाँ खामी, कहाँ कमी है सर? देखिए, हम किसी राजनीतिक पार्टी को नहीं समझाएंगे, हम किसानों को समझाएंगे, और उसके लिए वो भी तो नहीं हो पा रहा है। भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है। कहाँ हो पा रहा है सर? वो भी सोशल मीडिया के माध्यम से हम किसानों को समझाएंगे। हम राजनीतिक पार्टी को समझाने का ठेका नहीं लिया हम लोगों ने। हम जिसके लिए बिल लाया गया हम उनको समझाएंगे, हम उनके बीच में जाएंगे। ठीक है अनुज यात्रा जी, सवाल इस बात को लेकर है सर, केंद्र और राज्य सरकारें जब आमने सामने आ जाएंगी, केंद्र कोई कानून बनाता है, राज्य सरकारें उसका विरोध करती है, ऐसे चलेगा क्या देश? संवैधानिक तरीका ये है क्या? अगर है तो क्या सही तरीका है? देखिए नेहा जी, अगर केंद्र में बैठी हुई कोई राजनीतिक दल कोई जनता के विरोध में जनता के हित का ध्यान रखते हुए कोई कानून पारित करता है तो राज्य सरकार उसको अपने यहाँ लागू करने के लिए बाध्य नहीं है। राज्य सरकार चाहे तो उसको अपने यहाँ कानून को नहीं मान सकते और अपना कानून में जो है उसको अध्यादेश ला करके उसको निरस्त कर सकते हैं। सर ये कैसे नहीं, अगर केंद्र ने कोई कानून बना दिया तो क्या राज्य सरकार उसे लागू नहीं करेगी क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर वो वहाँ के राज्य के जिनके लिए कानून बनाया गया, ये किसानों के लिए कानून बनाया गया है ना। नहीं, हाँ। कृषि विधेयक जो है ये किसानों के लिए बनाया गया, हाँ। और किसान सबसे ज्यादा इससे क्षुब्ध है, किसान सबसे ज्यादा इसका विरोध कर रहे हैं, किसान सबसे ज्यादा इसके खिलाफ है। हाँ। तो हम किसान भाइयों की भावनाओं के विरोध में कैसे जा सकती है सर? ये हमारा कृषि प्रधान देश है, कृषि प्रधान में हम कृषि को सर ये कोई सरकारी योजना नहीं है जो आप अपने यहाँ पे लागू नहीं होने देंगे, ये एक कानून है सर, ये एक कानून है अनुज यात्रा जी, ये कैसे आप राज्य में लागू नहीं होने देंगे? जी तो आप मुझे आप सबसे कम समय दे रही हैं बोलने के लिए, उसके बाद अगर मैं बोलता हूँ तो आप लगातार नहीं तो सर आप जहाँ आप इधर उधर डगमगाएंगे मुझे लाना पड़ेगा ना सेंटर में। नहीं, आपको लगता है मैं लगातार इधर उधर ही जब से डिबेट शुरू नहीं ऐसा नहीं है सर, आप मुद्दे की बात बोलिए ना। क्या राज्य के पास ये अधिकार है कि वो केंद्र के कानून को न लागू होने दें? इसका जवाब मैं दूंगा। हाँ। देखिए, कोई भी राज्य अगर कोई भी अध्यादेश लेके आएगा, राज्य विधानसभा कोई भी लेके आएगी तो संविधान के तहत लाया जाएगा। ये कोई आपके और मेरे बैठ करके चर्चा करने से कोई कानून नहीं बदला जाता। जब संविधान में प्रावधान है, संविधान के प्रावधान के हिसाब से किसान भाइयों के हित को लेकर के ही कानून बनाया जिसमें उनका हित होगा। आज ये बात करते हैं कि किसान पंजाब में आंदोलन कर रहे हैं, देखिए पूरे देश में किसान आंदोलन कर रहे हैं। ये बता दें कि आज अगर इतने ये किसानों के हित की बात करते हैं कि किसानों को जो है कहीं भी जाकर के अपना माल बेच सकते हैं, तो किसान हरियाणा का हो, पंजाब का हो, वो अपनी फसल बेचने क्या बिहार चला जाएगा? जब उसको अपने प्रदेश में हरियाणा में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। खट्टर साहब ने मना कर दिया कि हम अपने नहीं लागू होने देंगे। आप कांग्रेस की सरकार की बात कर रहे हैं, इनके ही मुख्यमंत्री ने मना कर दिया कि हम अपने नहीं करने देंगे। और केरल ने तो ये कह दिया था सीए भी नहीं लागू होने देंगे, उसके लिए भी अध्यादेश ले आए थे। क्या हुआ सर उससे? जो हुआ केरल की सरकार बताएंगे, हमारी वहाँ सरकार नहीं सर, संवैधानिक तरीका तो पूरे देश में एक है ना, जो संविधान है वो तो पूरे देश में एक है। संविधान में प्रावधान है, संविधान में भी प्रावधान है कि राज्य सरकार किन कानूनों को अपने यहाँ लागू करने के लिए बाध्य है, किन कानूनों को लागू करने के लिए बाध्य नहीं। उसी के तहत कांग्रेस की सरकार संविधान से ऊपर हो गई क्या? इस पे मैं रिएक्शन लूंगी आपसे। शर्मा जी कुछ कहना चाह रहे, जल्दी से आप अपनी बात रखिए। नेहा जी देखिए, ये कांग्रेस का दोहरा चरित्र सामने नजर आ रहा है। आज ये किसान बिल के विरुद्ध अध्यादेश लाने की बात कर रहे हैं, और एक समय था जब कांग्रेस का शासन था तो उसने अपने ही राज्यों में सबको बोल दिया था कि APMC एक्ट से बाहर निकलकर आप अपनी उपज कहीं भी बेचें। तो ये क्या दोहरा चरित्र नहीं? अपने आप इतिहास उठा के देखिए, इनका केवल और केवल काम है विरोध करना और दोहरा चरित्र अपनाकर। बात आज जो कृषि बिल की हो रही है, दरअसल खास मेहमान हमारे साथ लगातार मौजूद हैं और इस पर हम लगातार बहस कर रहे हैं कि क्या ऐसा हो सकता है कि केंद्र के किसी भी कानून को राज्य सरकारें मानने से इनकार कर दें। लेकिन सवाल इस बात को लेकर भी है विनोद आनंद जी, क्योंकि इस पर लगातार सियासत जहां एक तरफ हो रही है तो वहीं ये भी कहा जा रहा है कि इस बिल के विरोध में किसान भी लगातार अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, इस पर सियासी रोटियां सेकने की भी लगातार कोशिश हो रही है। क्या आपको लगता है अब आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? अगर सरकार नहीं मानती, कुछ इसका समाधान नहीं निकलता, क्या कुछ आपका अगला कदम होगा?
हम वही काम करेंगे जो पहले से कर रहे हैं। हम तो इस देश में जो इस देश की व्यवस्था है, जो देश का प्रशासन है और इस देश की सरकार है, हम तो उनके भुक्तभोगी हैं, हम तो उन्हीं के संरक्षण में हैं। लेकिन हम कोई जमीन के टुकड़ा नहीं है कि अगर एक राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में बट जाए। हम एक हाड़ मांस के व्यक्ति हैं और हम 4 महीने खेत में अपना मेहनत करके अपनी फसल का उत्पादन करते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले समय में जिस प्रकार से आपने 1947 और 48 में जो एक दूध का आंदोलन आपने गुजरात में देखा था, या कुछ दिन पहले जो आपने जब कई ऐसे आंदोलन देखे थे, हम जो अपना उत्पादन करेंगे, हम उसका क्या करेंगे, हम संगठित होकर उसके बारे में क्या निर्णय लेंगे, ये ना ही केंद्र सरकार को तय कर देंगे, ना ही राज्य सरकार को तय कर देंगे। हम भी बाजार में आगे आएंगे। हम पढ़े लिखे किसान हैं और हमें अब टेक्नोलॉजी चाहिए, ठीक है, हमें अब नई चीजें चाहिए, हमें बाजार चाहिए और हम भी अब हमें बाजार के अवे अगर बनाए जाएंगे तो हम अपना मतलब कुल मिला के आप ये कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में अगर हमारी सरकार मांगे नहीं मानती है तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा, ये कह रहे हैं आप? बहुत ऐसा आंदोलन होगा कि जिसकी परिकल्पना भी नहीं कर सकता। ठीक है अनुज यात्री जी, क्योंकि अब तमाम तरह की कोशिशें हो रही है, अध्यादेश लाने की कोशिशें हो रही है, लेकिन उसका क्या नतीजा निकलेगा ये तो ऊपर वाला ही जानता है। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी किसानों के पक्ष में अब क्या कुछ कदम उठाने की तैयारी में है? देखिए, निश्चित तौर पे किसानों की लड़ाई हम लोग लड़ते आए, किसानों की लड़ाई लड़ते रहेंगे। खासतौर से इन 6 वर्षों में किसानों का जितना बदहाल मोदी जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है, इन 70 सालों की ये बात करते हैं, कभी नहीं हुआ। आंकड़े उठा के देख लीजिए, ये तो इतिहास का इन्होंने वायदा किया था कि देश में एक भी किसान को आत्महत्या नहीं करनी चाहिए, लेकिन क्या कारण हो गया कि इन 6 सालों में जो है आत्महत्याओं के आंकड़े घटने की बजाय खत्म तो हुए नहीं, घटा भी नहीं पाए और बढ़ गए हैं इजाफा। तो आप उससे अंदाजा लगा लीजिए किसानों की हालात इन्होंने कितनी बदतर कर दी। ये बार बार इस चीज का दावा करते हैं, ये किसानों को ऐसा दुस्वप्न दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि कहीं का भी किसान कहीं भी जाके अपना माल बेच सकता है। मुझे एक ऐसा प्रदेश बता दीजिए कि जहां पंजाब का किसान, हरियाणा का किसान अपनी जाकर धान की फसल, अपनी चावल, अपना गेहूं, अपना बाजरा जाकर के बेच दे और जहां उसको उस राज्य से ज्यादा उसको दाम मिलता है। एक राज्य ऐसा बता दीजिए। नेहा जी आप बता दीजिए, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि बैठे, इनसे पूछ के बता दीजिए। कोई जब अपने प्रदेश में नहीं मिल पा रहा है उसको, तो वो इतना पैसा डीजल खर्च के जो है भाड़ा खर्च के वहां उसको और कहाँ ज्यादा दाम मिलता है। ठीक है सर, क्योंकि हम कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में एक सवाल मेरे को शर्मा जी से पूछना है। वीके शर्मा जी, सवाल इस बात को लेकर है सर, ये हालात देश में कब तक बने रहेंगे? किसान सड़कों पर कब तक आंदोलन करते रहेंगे? विपक्षी पार्टी कब तक सियासी रोटियां सेकती रहेगी और कब तक सरकार ऐसी देखती रहेगी? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी अब एक जनजागरण करने जा रही, किसानों के बीच में जा रही है और उनको बतलाएगी कि इस प्रकार से ये विरोधी पार्टियां अब उनको बरगला रही हैं, जबकि ये विधेयक जो है सही मायनों में किसानों को बिचौलियों और तमाम अवरोधों से मुक्त करने वाला विधेयक है। ये सारी चीजें हम चौपाल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों के बीच में जाएंगे। देखिए, ये विधेयक है शर्मा जी, ये बिल्कुल। और बात रही आत्महत्या की, अगर मैं रिकॉर्ड गिनाने बैठ जाऊंगा अनुज यात्री जी, आपके सत्ता काल में, कांग्रेस के सत्ता काल में सबसे ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है, इस बात का इतिहास गवाह है। जो आप किसान है वो आप हमेशा किसान रहे, लेकिन आज आपके पेट में दर्द है, आज आपके पेट में दर्द है जब मोदी सरकार जो है नहीं आप चाहते हैं कि उसको एमएसपी के दायरे में जो है लाया कर रही है, तो आपको कहीं वन नेशन वन मार्केट की बात की जाती है और आप वन नेशन आपसे यही निवेदन करूंगा, उससे ज्यादा किसानों को भ्रमित करने के लिए सर हैरानी होती है किसानों पर सर राजनीति और ज्यादा शोषण ये बंद कर दीजिए। सर समझना चाहिए राजनीतिक पार्टियों को कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर तकरीबन 70% जनता कृषि पर आधारित है और ऐसे विषय पर राजनीति करना, अन्नदाता पर राजनीति करना वाकई शर्मनाक है। नहीं, इस तरह से करता हूँ जो किसान की बात करने के वाला उन पर राजनीति कर रहे हैं, ऐसी पार्टियों की भर्त्सना करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। सर ये जो किसान है समझदार है, भले ही पढ़े लिखे ना हो, कम पढ़े लिखे हो, लेकिन बहुत समझदारी है। वो जानते हैं कि किसे वोट देना है, किसे वोट की चोट देनी है और किसको सत्ता से बाहर निकालना है। ये वक्त आने पर अपना जवाब दे देंगे। बहरहाल बहुत शुक्रिया अभी सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा पर शामिल होने के लिए। इसी के साथ लोकतंत्र में इतना ही। नमस्कार।